अरावली की एक परिभाषा नहीं आई, उस पर विरोध हुआ, वापस उसमें आदेश आए, फिलहाल रुक गया मामला। लेकिन इसकी आड़ में बरसों से अवैध खनन चलता आ रहा है। सरकारें आई गई, क्या बिना प्रशासनिक सहभागिता के या राजनीतिक संरक्षण के अवैध खनन संभव है? अवैध खनन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्या होता है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है गांधी साहब। जिसकी भी सरकार हो, उसके जो भी जनप्रतिनिधि नेता हों, वो अपने चहेतों को खान दिलाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे ही अरावली का ये मुद्दा आया और उसमें अधिकांश आपकी पार्टी के लोगों के नाम है। 2014 में एक बड़ा खनन घोटाला राजस्थान में हुआ था, वसुंधरा जी की सरकार 2013 दिसंबर में। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां ना तो पुलिस जाती है, डरती है, वन विभाग के कर्मचारी नहीं जाते, माइंस विभाग के कर्मचारी नहीं जाते, पुलिस नहीं जाती और अवैध खनन धड़ल्ले से चलता है। लेकिन रामगढ़ क्षेत्र में खनन होता है, वैध खनन होता है, इलीगल भी होता है, लेकिन रॉयल्टी के ठेके क्यों नहीं छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे? ये 100% आप ठीक कह रहे हैं। एक बार गाड़ी हरियाणा में घुस जाती है तो वहाँ के मेवात में तो पॉपुलेशन ही गायब हो गई हमारे समाज की। वहाँ तो वन साइडेड गेम है। 1-1 लाख से मम्मन खान चुनाव जीतते हैं वहाँ पे, जब बीजेपी की सरकार आती है तब भी। तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। अभी 4-5 विभागों की जो संयुक्त टीम बनाई है, जो 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाएगी, क्या ये हमेशा नहीं चल सकता? लेकिन असली लड़ाई तो हमारे संरक्षित क्षेत्रों को बचाने की है, जो 99% है। वहाँ पूरा पहाड़ कैसे गायब हो जाता है कुछ सालों में? आप जूली साहब मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलिए, मैं आपके क्षेत्र में दिखाता हूँ आपके समय में आपने कितना अवैध खनन समुदाय विशेष के लोगों को लाभ देने के लिए करवाया है। पूरे मेवात में, चाहे वहाँ जाहिदा खान एज ए लीडर हों या वाजिब अली एज ए लीडर हों, अब सफिया खान जी हमारे यहाँ विधायक रही, वो एज ए लीडर हो। सफिया खान जी के खिलाफ तो इलीगल माइनिंग एसटीपी लेकर के उसमें खुदाई करके एक ठेकेदार के पैसे खाने का 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। अभी एक बहुत गंभीर विषय आपके हमारे सामने आया, दिल्ली में लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ। जो अवैध खनन में इन्वॉल्व है उसको मालूम है इलीगल बारूद कहाँ से आता है, और उस बारूद का दुरुपयोग करके वो कोई सरकारी बिल्डिंग में ब्लास्ट कर दे। और जब इन माफियाओं को कांग्रेस के राज में ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? कंट्रोल्ड कमोडिटी कैसे बाजार में उपलब्ध है इन माफियाओं को? 5 लाख रुपए के ट्रैक्टर पे अगर 25 लाख की पेनल्टी है, 1 करोड़ की जेसीबी पे अगर 3 करोड़ की पेनल्टी है, तो आप एक बार बताइए किसी की हिम्मत पड़ेगी ये काम करने? जी अभी तो पेनल्टी छोड़िए, अभी तो एक फोन पे ट्रैक्टर छूट जाते हैं थानों पे। रात को 12 बजे ट्रैक्टर निकलते थे, ग्रामीण जब उनको मना करते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे। 1500 डंपर रोज दिल्ली जा रहे हैं। उस समय जूली जी का इस पर एक जवाब था कि उस समय 52 जो लीज पर दी हुई खाने थी, वैध थी, उनको भी तुरंत सरकार ने निरस्त कर दिया था। क्या उनकी पहल अच्छी नहीं थी गहलोत सरकार की? देखिए, गहलोत साहब के तो और भी बहुत सारे कांड हैं। 2012 में इन्होंने अपने रिश्तेदारों को 32 माइंस दी थी अरावली में। नमस्कार, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने अनकट प्रोग्राम पॉडकास्ट में। हर बार हमारा एक कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे लोगों को आपके लोगों के बीच में लेकर आएं जो समाज में एक अलग पहचान रखते हैं। कुछ विशेष उनके द्वारा किए गए ऐसे काम होते हैं जो जनता के बीच लाना बेहद ज़रूरी होता है। उसमें राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, ताकि हम उनके जीवन के उतार चढ़ाव को समझ सकें या विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकें। आज इस अनकट में हमारे साथ में एक विशेष व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्हें आप भली भांति वैसे जानते होंगे, राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे ऐसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के काम भी किए हैं जिससे उनकी एक अलग पहचान बनी। राष्ट्रीय स्तर की पहचान की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पे वो काफ़ी गंभीरता से काम करते हैं। खासकर पाकिस्तान से उन हिंदू परिवारों को पलायन कर भारत लाना, उनमें एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नाम है जय आहूजा, जो रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जय साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, आपका, एसटीवी के सभी दर्शकों का, आप सभी का बहुत आभार और मेरी शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी ये चैनल करे और सामाजिक सरोकार के विषयों को और जनता से जुड़े मामलों को आप ऐसे ही उठाते रहे। आपकी और आपकी टीम का बहुत आभार। जी शुक्रिया। जय आहूजा साहब, बहुत सारे वैसे विषय होते हैं हमारे पॉडकास्ट में, अनकट में हम जब कोई बात करते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हम छेड़ते हैं।
खासकर पॉलिटिकल जब लोग होते हैं ना तो उनसे बात करने में मजा ज़्यादा आता है। जी। लेकिन आज हमारा विषय जो रहेगा ना वो आपसे पॉलिटिकल नहीं रहेगा, जी। क्योंकि आपकी छवि कुछ और भी है। जी मैं आज बात करना चाहता हूँ अरावली के मुद्दे को लेकर। जी। जो अरावली में इस समय जो पूरा देश में ये मुद्दा छाया रहा, हालांकि फिलहाल वो मुद्दा शांत हो गया है सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद में, लेकिन इसको जो समझने की बात है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इसमें भ्रांतियां भी थी जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। सो चाहे वो 100 मीटर का पैमाना हो या कहाँ खनन वैध है और कहाँ अवैध है। अरावली की पर्वतमालाओं को लेकर विस्तृत चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इसकी आड़ में किस तरीके के बड़े खेल भी चल रहे थे। वो आज से नहीं चल रहे, कम से कम 25, 30, 40 सालों से तो हम भी देख रहे हैं। मैं अगर अलवर जिले की बात करूं, यहाँ पर अवैध खनन, चाहे वो तिजारा का क्षेत्र हो, टपूगुड़ा हो, किशनगढ़ बास हो, रामगढ़ हो, मेवात से लगता हुआ एरिया हो, यहाँ पूरे के पूरे पहाड़ खत्म कर दिए गए, हमने भी देखा है। ऐसी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें अनेकों बार ऐसी रिपोर्ट आई कि अवैध खनन इतना हो रहा है कि पूरे के पूरे पहाड़ खत्म कर दिए गए। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत गहरा सवाल जुड़ा हुआ है। अवैध खनन में बहुत सारे ऐसे संसाधन इस्तेमाल होते हैं, ब्लास्टिंग होती है, विस्फोटक सामग्री आखिर आती कहाँ से है? कौन रोकेगा इन्हें? क्यों अब तक ध्यान नहीं दिया गया? जय आहूजा जी, आज इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे एक ज्वलंत मुद्दा जो इसमें नजर आया, अरावली की एक परिभाषा नहीं आई, उस पर विरोध हुआ, वापस उसमें आदेश आए, फिलहाल रुक गया मामला। लेकिन इसकी आड़ में बरसों से अवैध खनन चलता आ रहा है। सरकारें आई गई, क्या बिना प्रशासनिक सहभागिता के या राजनीतिक संरक्षण के अवैध खनन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसमें मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम वो समाज हैं जहाँ जल, जंगल, ज़मीन, प्रकृति को हम अपनी माँ मानते हैं। और अलवर शहर भी और अलवर का आउटस्कर्ट्स भी इतना सुंदर है इन अरावली पर्वतमालाओं के कारण ही। बहुत सुंदर क्षेत्र है हमारा। आज कितने ही पर्वतों पे, जैसे रामगढ़ में बाबा लालदास की एक बैठक या उनकी एक धूनी या उनका एक तपोस्थल पहाड़ के ऊपर भी है जी। हमारे बहुत सारे गांव में, हमारे यहाँ माता जी का मंदिर है, मनसा माता का, नंगला चिरावड़ा गांव में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माता जी पहाड़ में विराजमान है। कई देव नारायण भगवान के मंदिर मिल जाएंगे। तो ऐसे ये सिर्फ पर्वत नहीं है, ये हमारी आस्था के केंद्र भी हैं। सबसे ज़्यादा गंभीर विषय जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है वो ये लगता है कि अवैध खनन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। और ये ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे यहाँ पे जो प्रमोट किया गया, ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई है जो आपके हाथ में है 2010 की जी, इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तिजारा क्षेत्र के और इन क्षेत्रों के फला फला एरिया में गांवों के नाम के साथ में ये रिपोर्ट है 2010 की कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। सबसे पहले तो वैध और अवैध का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। अलवर जिले का 99% अरावली का पर्वतमालाएं जो हैं वो संरक्षित क्षेत्र में आती हैं, या तो वो वन के अधीन है या वो वन की पैराफेरी है कि एक आउटर बाउंड्री लिमिट है। यहाँ तक ना तो कोई जमीन का कन्वर्जन होगा, ना कोई व्यवसाय काम होगा, ना यहाँ पे खनन होगा, ना और कोई व्यवसायिक गतिविधि चलेगी इस पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल। सिर्फ यहीं तक नहीं है, कई गांव ऐसे हैं कि एक पर्वत के 3 तरफ, पहाड़ के 3 तरफ गांव बसे हुए, लेकिन वो पहाड़ का जो पर्टिकुलर 200, 300 बीघा, 400 बीघा का उसका क्षेत्र है वो वन विभाग के अधीन, वन क्षेत्र के अंदर उसका नामांतरण चढ़ा हुआ है, यानी वो वन विभाग की भूमि है। हमारा कानून वन को संरक्षित करने के लिए इतना सख्त है कि वन विभाग की परमिशन के बिना वन विभाग के किसी भी स्थान से आप एक हरा पत्ता या सूखा पत्ता या एक कंकर भी नहीं ले जा सकते जी। तो उन क्षेत्रों में तो हाइट या 100 मीटर का कोई मामला लगता ही नहीं है। अगर वहां कोई 25 मीटर का छोटा सा, जो हम गांव में बोलते हैं डूंगरी भी है, वो भी संरक्षित है। वो 25 मीटर में भी आप 1 इंच भी खुदाई नहीं कर सकते। अब बचा 1% क्षेत्र। तो 1% क्षेत्र के अंदर जो गैर मुमकिन पहाड़ या सवाई चक के पहाड़ हैं
उनमें यदि कोई पहाड़ 1% बची हुई धरती पे, उन पहाड़ों में कोई पहाड़ यदि 100 मीटर से अधिक है, या डिपार्टमेंट का तो कहना है कि 99 से भी अगर कोई ऊपर है, तो हम उस पे माइनिंग लीज का क्रिएशन नहीं करते, उसका ऑक्शन नहीं करते, और उस पूरे पहाड़ को हम टच भी नहीं करते, क्योंकि ये पैराफेरी, ये जो लिमिट है, ये पहले भी निश्चित थी, इसको रिकन्फर्म किया गया पिछले मामले में। अब हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का एक जो समझ की कमी से क्या होता है कि जब भी अवैध खनन की कोई चर्चा होती है, तो लीगल जो माइनिंग लीज है वहां पर पुलिस भी जाती है, प्रशासन भी जाता है और मीडिया भी जाता है। लीगल माइन वाले को यदि 100 स्क्वायर मीटर की कोई माइन मिली है और उसने अगर 101 मीटर पे खुदाई कर दी है, तो उस पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी प्रशासन इंपोज करता है। उसके नियम पहले से ही बहुत ज़्यादा सख्त हैं। पर मेरी चिंता का विषय राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी हमेशा ये रहा कि जो संरक्षित क्षेत्र है हमारा 99%, उस संरक्षित क्षेत्र में कैसे अवैध खनन हो रहा है, उस संरक्षित क्षेत्र के लिए बारूद कैसे उपलब्ध हो रहा है जी। अभी एक बहुत गंभीर विषय आपके हमारे सामने आया, दिल्ली में लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ। उस बम ब्लास्ट की जब तहकीकात की, सारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बाकी सारी एजेंसियां लगी, तो एक बड़ी गंभीर बात सामने आई कि इसका एपिक सेंटर जो अमोनियम नाइट्रेट का पूरा इकट्ठा करना, बनाना, प्रोसेसिंग करने का काम हुआ, वो नूहू उसका केंद्र रहा। हम भी मेवात में, भगवान न करे कल को हमारे यहाँ का कोई बच्चा रेडिकल हो जाए जो अवैध खनन में इन्वॉल्व है, और उसको मालूम है इलीगल बारूद कहाँ से आता है, और उस बारूद का दुरुपयोग करके वो कोई सरकारी बिल्डिंग में ब्लास्ट कर दे, वो कोई प्राइवेट बिल्डिंग में ब्लास्ट कर दे, वो अपना बदला लेने के लिए रेडिकल होकर के किसी का घर उड़ा दे, तो हमारे लोगों का, आम जन का, पहाड़ के साथ साथ क्या हमारा जीवन खतरे में नहीं है? हम राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के लोग हों या व्यक्तिगत जीवन, मेरा भी सवाल यही था जब मैं शुरू कर रहा था इस प्रोग्राम को। मेरा पहला सवाल यही था, जब इस तरीके के अवैध खनन होते हैं, जिस तरीके से ये सारे विस्फोटक सामग्री है, तो क्या इस पे सरकार चौकन्ना नहीं रहती? कहाँ से आ जाता है ये? मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि क्या होता है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है गांधी साहब, और जब इन माफियाओं को कांग्रेस के राज में ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों मिलता है, मैं बताता हूं। समुदाय विशेष के लोग कांग्रेस का वोट बैंक है, और वो लोग जब इस तरीके की गतिविधियों में अधिकतम लिप्त रहते हैं, ये 2010 की रिपोर्ट भी सीधे सीधे एक समुदाय के ऊपर डायरेक्ट इंगित कर रही है। ये रिपोर्ट मैंने और आपने तो बनाई नहीं है, 2010 में गहलोत साहब की सरकार में जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनकी बनाई हुई रिपोर्ट है। 1500 डंपर रोज दिल्ली जा रहे हैं। आप बेवाड़ी तिजारा की बात कर रहे होंगे शायद, उस क्षेत्र में 1500 रोजाना की। और मैंने जब कुछ बड़े अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे मेवात में, चाहे वहां जाहिदा खान एज ए लीडर हो या वाजिब अली एज ए लीडर हो, अब सफिया खान जी हमारे यहाँ विधायक रही, वो एज ए लीडर हो। सफिया खान जी के खिलाफ तो इलीगल माइनिंग एसटीपी लेकर के उसमें खुदाई करके एक ठेकेदार के पैसे खाने का 420 का मुकदमा दर्ज हुआ, जो उनकी इस मामले में लिप्तता को सीधे दर्शाता है। एमएलए रहते हुए मुकदमा दर्ज हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और इसी प्रकार से दुर्रू मियां ने पूरा प्रोटेक्शन इन लोगों को दिया, तो ये उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अब उन्होंने ही नहीं, जूली साहब के इलाके में, मेरे पिछले एक पॉडकास्ट में भारत रफ्तार में भी मैंने बड़ी विनम्रता से, जूली साहब बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके लिए भी मैंने कहा कि आप जूली साहब मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलिए, मैं आपके क्षेत्र में दिखाता हूं आपके समय में आपने कितना अवैध खनन समुदाय विशेष के लोगों को लाभ देने के लिए करवाया है। तो आप तो काले हुए पड़े हो इस काजल की कोठरी में। देखिए जय आहूजा साहब, मैं मान सकता हूं कि आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राज में या दुर्रू मियां साहब के या साफिया जी के या जूली जी के, सरकार हमेशा एक आदमी की तो रही नहीं, एक ही पार्टी की तो रही नहीं। क्या आप लोगों की सरकार नहीं आई? बिल्कुल आई। तब आपने क्या डिसीजन लिया? देखिए, मैं जितने से 10 महीने मुझे काम करने का अवसर मिला, उस समय लगभग रामगढ़ क्षेत्र के अवैध खनन से करीब 4 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली गई। इन लोगों के ट्रैक्टर बंद हुए। ये समाधान नहीं है। बेसिकली इसमें जो फॉल्ट लाइन है वो क्या है, जब ग्रामीण जो सजग ग्रामीण है, मतलब हमारे यहाँ पे तो बहुत जल जीवन मिशन के पाइप टूटे, रात को 12 बजे ट्रैक्टर निकलते थे, ग्रामीण जब उनको मना करते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे खनन माफिया के लोग। इलीगली कुछ ऐसे लोग भी हैं अतरिया साइड में जो इलीगल क्रशर्स चला रहे हैं, क्योंकि वहां पे लीज ही नहीं है। जब माइनिंग लीज नहीं है तो लीगल पत्थर कहां से आएगा? तो आप जो तोड़ रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है?
आपने इलीगल खरीदा होगा ना, तभी तो तोड़ रहे हो आप। तो इन सारे विषयों पे जब ग्रामीण लोग भी आपत्ति करते थे तो उनके साथ भी मारपीट होती थी, जिस पर मैं रात को 12-12 बजे भी लोगों के फोन उठा के कार्रवाई करने का प्रयास करता था। पर यह तत्काल समाधान नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कानूनी फॉल्ट लाइन है। क्या है सर, कि जब वन विभाग वालों को फोन करते हैं तो वन विभाग वाला वहां जाके और नीचे का जो कर्मचारी होता है वो कुछ भी ले दे के उनको फ्री कर देता है और वो कहता है साहब ये तो माइनिंग वाले करेंगे, मेरा काम नहीं है। जब माइनिंग वालों को कहा जाता है तो माइनिंग वाले कहते हैं तो वन विभाग के खसरे में टूट रहा है, हमारा काम नहीं है। पुलिस को कहा जाता है तो वो कहते हैं साहब ये तो वन विभाग और माइनिंग डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, हम उनको बचने के सपोर्ट। तरीके होते हैं विभागीय अधिकारियों के। एग्जैक्टली यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो क्या है कि ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय भी है और मैं हमारी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं और मैं पुनः कहना चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए माननीय भूपेंद्र यादव जी ने सिरिस्का की पैराफेरी को बढ़ाया, सिरिस्का के क्षेत्र को बढ़ाया, जितने वो कंसर्न है इन सारे विषयों को लेकर के, और वो भी कठोरता से इस प्रकार के कानून बने, इसमें निश्चित रूप से जनभावना के अनुरूप वो भी कॉल लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर बहुत गंभीर हैं। आज ब्रज के क्षेत्र को बर्बाद कर दिया अवैध खनन करने वालों ने, काम हो चाहे नगर हो, तो हमारे सामने की बात है, अब काफी रोकथाम हुई है। तो मेरा ये कहना है कि कड़े कानून, जैसे आबकारी के कड़े कानून है, जब कोई गाड़ी पकड़ी जाती है हरियाणा की या बाहर की तस्करी में शराब की, तो उस पर इतनी पेनल्टी इंपोज होती है कि वो गाड़ी को छुड़वा नहीं सकते, उनको गाड़ी छोड़नी पड़ती है। जिस दिन नारकोटिक्स की तरह और आबकारी की तरह कड़े कानून होंगे और ये जो ट्रैक्टर बंद होगा और ट्रैक्टर की जमानत भी नहीं होगी और वो छूटेगा नहीं, 5 लाख रुपए के ट्रैक्टर पे अगर 25 लाख की पेनल्टी है, 1 करोड़ की जेसीबी पे अगर 3 करोड़ की पेनल्टी है, तो आप एक बार बताइए किसी की हिम्मत पड़ेगी ये काम करने की? अभी तो पेनल्टी छोड़िए, अभी तो एक फोन पे ट्रैक्टर छूट जाते हैं थानों पे। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। लेकिन थानों पे फोन करने वाले कौन है उसको भी चिन्हित करना भी जरूरी है। एसएचओस को पाबंद किया जाए कि यदि आपके क्षेत्र में अवैध खनन होगा तो आपको 16 सीसी का नोटिस देके, चार्जशीट देके सस्पेंड किया जाएगा और आपके विरुद्ध गंभीर अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई होगी। आपकी नौकरी पे परमानेंट दाग लग जाएगा, नौकरी पे वापस आना मुश्किल हो जाएगा। जब तक इतनी जवाबदेही हमारे सिस्टम की तय नहीं होगी, तब तक हम हमारी इस धरती मां को, हम अपने पहाड़ों को नहीं बचा पाएंगे। और मेरा जितनी बात हुई मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, मैं 100% मेरा मन ये कहता है कि हमारी सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए बहुत स्ट्रांग पेनल्टी वाले कानूनों को ला करके, ये जो 99% संरक्षित एरिया है, आप देखिए गोलेटा में, आपके भी मित्र हैं भवानी जी न्यूज 18 के राजस्थान के ब्यूरो चीफ, जब वो गोलेटा में लाइव कवर कर रहे थे, अलवर से मात्र 7 किलोमीटर दूर लाइव पे ब्लास्टिंग हो रही है। और भी टीमें आई और भी पत्रकार गए। मैंने सबसे ये आग्रह किया कि आप सीधे लीगल माइंस पे जा रहे हो, जरूर जाओ, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं उसको भी आप एक्सपोज करो, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे संरक्षित क्षेत्रों को बचाने की है, जो 99% है। वहां पूरा पहाड़ कैसे गायब हो जाता है कुछ सालों में? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। साथ में जो आपने बारूद वाली बात आपके भी नोटिस में आई और इसको मैं भी लगातार उठा रहा हूं, एक कंट्रोल्ड कमोडिटी कैसे बाजार में उपलब्ध है इन माफियाओं को, तो ये हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुत गंभीर प्रश्न है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत स्ट्रांग कानून नहीं होगा, जैसे आतंकवादी निरोधक प्रावधानों में इलीगल बारूद की ट्रेडिंग करने वालों को क्यों नहीं बुक कर रही है पुलिस? ठीक बात। मुझे एक मित्र ने कहा कि साहब आप की सरकार है, पुलिस है, सब कुछ है। मैंने कहा ये बहुत डीप रूटेड नेक्सस है। इस डीप रूटेड नेक्सस को ब्रेक करने के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए, वो पॉलिटिकल विल मुझे नजर आ रही है। इसको आपदा को अवसर बनाने में हमारी पार्टी की लीडरशिप की एक्सपर्टीज है। जब हमारे यहाँ पे पहलगाम होता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं। उससे पहले जब घटना हुई, पुलवामा हुआ, तो हमने एयर स्ट्राइक कर दी। तो हमको ये पता है कि जनता के सेंटिमेंट के साथ चलना है, इसीलिए हमारी पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार जनता चुनती है। तो ये भी जनता के सेंटिमेंट का इशू है, ये जल जंगल जमीन को बचाने का इशू है, ये हमारी धरती माँ के संरक्षण का इशू है, ये हमारे संत महात्माओं की जो चौकियां, जो धुनियां बनी हुई हैं, उनको बचाने का इशू है। तो मैं सरकार से लगातार बात कर रहा हूं
और हमारी पार्टी के बाकी के लोग भी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी को न तो प्रश्रय देंगे, न प्रमोट करेंगे, और सब लोग एकजुट होकर के। और संजय शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज अलवर में नगर वन का विकास हो रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को उन्होंने अपने जीवन का अभियान बना रखा है। माननीय भूपेंद्र जी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उसकी शुरुआत ही पौधरोपण से करते हैं। तो हमारी इस धरती माता के प्रति जो कमिटमेंट है उसमें कोई कमी नहीं है। अब एक अवसर के रूप में देखना चाहिए इसको, जहां आप जैसे, हम जैसे लोग, और हमारे अलावा चाहे कोई हमारी विचारधारा से जुड़ा हो या हमारा विरोधी हो विचार में, वो भी विसिल ब्लोअर बन के सरकार को ये कहे मजबूती से कि आप कड़े कानून बनाइए और बड़ा क्रैकडाउन इन लोगों पे कीजिए। अलवर में एक छोटा इनिशिएटिव भी हुआ है, चारों पांचों डिपार्टमेंटों को मिलाकर के एक जॉइंट टीम बना दी गई है इसको रोकने के लिए। तो कहीं शुरुआत तो हुई। ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए है। देखिए आहूजा साहब, अभी आप कह रहे थे आपकी सरकार संवेदनशील है इन खास मुद्दों को लेकर। अगर हम जिस पे बात कर रहे हैं, अभी जूली जी ने एक प्रेस वार्ता की थी, तो कामा की अभी आप बात कर रहे थे, जहां पर एक साधु द्वारा शायद आत्महत्या भी करने का मामला आया था, नगर के पहाड़ों को लेकर के। उस समय जूली जी का इस पर एक जवाब था कि उस समय 52 जो लीज पर दी हुई खाने थी, वैध थी, उनको भी तुरंत सरकार ने निरस्त कर दिया था। क्या उनकी पहल अच्छी नहीं थी गहलोत सरकार की? देखिए, गहलोत साहब के तो और भी बहुत सारे कांड हैं। 2012 में इन्होंने अपने रिश्तेदारों को 32 माइंस दी थी अरावली में, सैंडस्टोन की, जोधपुर में। और उस पे भवानी जी ने, जब ये न्यूज 18 IBN 7 होता था, उस पर एक बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट की थी, और सभी लोगों के कि ये गहलोत साहब के भाई की पत्नी के नाम है, ये उनके भांजे के नाम है, ये भांजे के बेटे के नाम है, भांजे के समधी के नाम है, ऐसे पूरे रिश्तेदारों का नेक्सस उन्होंने ब्रेक कर दिया था। तो गहलोत साहब ने तो पब्लिक प्रेशर में, और आप देखिए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष थे माननीय गुलाब जी कटारिया, 2012 में विधानसभा में इतना हंगामा हुआ गांधी साहब के रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक जांच कमेटी बैठाई गई विधानसभा में, और उस जांच कमेटी की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। उस प्रेशर में उनको 32 माइन से निरस्त करनी पड़ी। तो ये काम तो उन्होंने पब्लिक प्रेशर में किया था, लेकिन इंटेंशंस अच्छे थोड़ी थे। इन लोगों के इंटेंशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे। ये प्योरली वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते आए हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ना अरावली बचेगी, ना जंगल बचेगा, ना धरती बचेगी, ना पानी बचेगा। इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाहर निकल के सरकार को कड़े निर्णय लेने का समय। और मैं निश्चित रूप से, वो गिरिराज जी महाराज के भक्त हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय भूपेंद्र जी भी हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं। हम प्रकृति को मां मानने वाला समाज है। मुझे लगता है इस पे गंभीर चिंतन हो रहा है, और जबरदस्त एक कानून राजस्थान में आने वाला है। और सबसे बड़ा हिस्सा भी तो हमारे पास है अरावली का। गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट में जरा सा है, हरियाणा में जरा सा है। 70% 80% अरावली को तो राजस्थान में ही आशीर्वाद मिला हुआ है। तो इसको बचाने की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए आहूजा साहब, अभी आप आरोप लगा रहे थे गहलोत सरकार के परिवार पर खनन को लेकर, लेकिन मेरा इस पे थोड़ा सा एक सवाल और बनता है। जी जी, सरकार में जिसकी भी सरकार हो, उसके जो भी जनप्रतिनिधि नेता हों, वो अपने चहेतों को खान दिलाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे ही अरावली का ये मुद्दा आया, ऐसा सुनने में आया कि फाइलें लग गई थी अधिकांश लोगों की, और उसमें अधिकांश आपकी पार्टी के लोगों के नाम है। चुनौती के साथ आपको एक बात कहता हूं कि पुरानी जो नीति चल रही थी जी 2014 तक, उसमें आवंटित नहीं हुई। नहीं, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे थे, प्रयास संभव नहीं है। वो असंभव बात है। आप जो कह रहे हैं वो क्यों है, मैं आपको बताता हूं। 2014 में एक बड़ा खनन घोटाला राजस्थान में हुआ था। वसुंधरा जी की सरकार 2013 दिसंबर में बनी थी। बिल्कुल, सरकार ने उस पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, और अलॉटमेंट के विशेषाधिकार जो मुख्यमंत्री के पास थे उनको खुद वसुंधरा जी ने समाप्त किया, और नई नीति के आने तक अगले खनन पट्टों पे रोक लगा दी वसुंधरा जी ने। और उसके बाद में जो नई नीति आई है वो ऑनलाइन ऑक्शन की है। तो 2017 जनवरी में जब नई नीति लागू होती है, उस दिन से आज तक पुरानी एप्लीकेशन सारी निरस्त हो गई। उस दिन से आज तक राजस्थान में एक भी माइन किसी को अलॉट नहीं हुई है। सारी ऑक्शन हुई है, पब्लिक ऑक्शन है। आपकी इच्छा है आप बिड करें। रामगढ़ में जो पब्लिक ऑक्शन में माइंस गई हैं वो 6-6 करोड़ रुपए हेक्टेयर में गई हैं। पहले तो फ्री में दे रहे थे। तो ये तो सरकार को सीधे रेवेन्यू आ रहा है। तो एक भी सिंगल माइनिंग प्लॉट आज के समय, इतनी कठोर नीति है और इतनी ट्रांसपेरेंट नीति है कि वो बिना ऑक्शन के दी ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है।
प्रक्रिया ही नहीं है, तो बिना प्रक्रिया के किसी को कैसे दे देगा? और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार जो पहले होता था वो माननीय वसुंधरा जी ने अपने समय में समाप्त कर दिया था। तो जो नीति ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें अलॉटमेंट कैसे हो जाएगा? आप मुझे सिंगल अलॉटमेंट की एप्लीकेशन दिखा देंगे तो मैं अपने अलॉटमेंट नहीं हुआ अभी, मैं ये नहीं, नहीं कह रहा अलॉटमेंट कि- संभव नहीं है ना सर, एप्लीकेशन ही नहीं लग सकती। मैं आपके पास आया हूं या मैं पब्लिक डोमेन में कहीं जाके बात कर रहा हूं तो मैं एक रिसर्चर व्यक्ति हूं गांधी साहब। मैं बिना तथ्य और बिना कानून को समझे, बिना व्यवस्था को समझे एक शब्द भी अपने मुंह से कहना उचित नहीं समझता। और मैं जो आपको बात कह रहा हूं पूरी रिसर्च करने के बाद कह रहा हूं कि ये बिल्कुल 100% झूठी बात है कि माइंस अलॉट हो सकती हैं। ऑक्शन ही होगी, दूसरा कोई ऑप्शन क्लॉज है ही नहीं, विकल्प दूसरा। चलिए अब एक आखिरी सवाल, और रामगढ़ क्षेत्र से ही बात कर लेते हैं। तिजारा क्षेत्र में रॉयल्टी के ठेके छोड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए की रेवेन्यू होती है, सरकार को जाता है। लेकिन रामगढ़ क्षेत्र में खनन होता है, वैध खनन होता है, इलीगल भी होता है, लेकिन रॉयल्टी के ठेके क्यों नहीं छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से अभी के जो परिस्थिति है उसमें रामगढ़ में इतना रेवेन्यू नहीं है जितना सरकार ने ठेका निकाला, इसलिए कोई ठेकेदार नहीं आ रहा। ऐसी मजबूरी में फिर माइनिंग डिपार्टमेंट खुद ही उस रॉयल्टी के लिए माइन ओनर की जिम्मेदारी लगाता है, और माइन ओनर अपने यहां से एक पत्थर भी बाहर भेजेगा तो पहले उसको रॉयल्टी का पैसा ऑनलाइन भरना पड़ता है। तो बिड फेल हो जाना इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती और कोई प्राइवेट आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। आप सरकार बोल रही है कि 100 रुपए का रॉयल्टी का ठेका है, ठेकेदार को गणित लगा के लग रहा है कि ये तो 50 ही रुपए का है, तो वो बिड नहीं कर रहा है। तो इस कारण एक जगह कैंसिल हो रहे हैं ठेके, ऐसा नहीं है, 50 जगह ऐसे हैं। ऑनलाइन तो हर 3 महीने में आ रहा है, और प्राइस रिड्यूस होकर के इसलिए करा सरकार ने कि भाई ज्यादा प्राइस में नहीं जा रहा तो चलो 10% कम करके देख लेते हैं। तो अब सरकार किसी ठेकेदार को ढूंढने तो घर जा नहीं सकती। और नहीं, इसमें मेरा जो मानना है, अगर रॉयल्टी का ठेका दिया जाता है, जो रवन्नों का एक अवैध धंधा ये भी चलता है। एक रवन्ने पे, जैसे इस रिपोर्ट में भी हम देख रहे थे कि एक रवन्ने को 10-10 बार इस्तेमाल किया जाता है। ओवरलोड का मामला अलग होता है। रॉयल्टी का अगर ठेका होता है तो रवन्नों को शायद रिपीटेशन पे रोक लगेगी, ओवरलोडिंग पे रोक लगेगी और सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। क्या ऐसा नहीं है कि इस पे थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता नजर आती है? देखिए, क्या है कि ये 100% आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे सुधार ऑनलाइन होने के कारण माइनिंग के बिजनेस में हुए हैं, लेकिन क्या है, हमारे क्षेत्र के माइनिंग जोन से 8 किलोमीटर दूर हरियाणा है। एक बार गाड़ी हरियाणा में घुस जाती है तो वहां के मेवात में तो पॉपुलेशन ही गायब हो गई हमारे समाज की। वहां तो 1 साइडेड गेम है। 1-1 लाख से मम्मन खान चुनाव जीतते हैं वहां पे, जब बीजेपी की सरकार आती है तब भी। तो वहां की परिस्थितियां अलग हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा तेजी से सुधारात्मक कार्रवाइयां बीजेपी के पिछले राज में भी हुई और अभी भी होंगी, मैं आपको ये कह सकता हूं। और जहां तक ठेकों की बात है तो आप ऑनलाइन बिड निकाल के देखेंगे तो हर 3 महीने में सारे एरियाज जो पेंडिंग है सबकी बिड पब्लिश हो रही है। कोई ठेकेदार नहीं आ रहा, इसलिए अब ये एक स्थिति है। मतलब ना आने के कारण पे भी सरकार को विचार करना हाँ, चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका रास्ता जो निकलता भी है। लोग गए मिलने अधिकारियों से, मैंने बड़ी रिसर्च की इस पे गांधी साहब, उन्होंने कहा साहब आप जितने पैसे की बिड ओपन कर रहे हो इतनी कमाई नहीं है वहां पे, हमारे जेब से पैसे लग जाएंगे, इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप जब तक प्राइस रिवाइज नहीं करोगे तब तक इतनी खुदाई नहीं हो रही वहां पत्थर की जितने आप हमसे पैसे मांग रहे हो। तो उसको रिव्यू करके इन्होंने कुछ प्राइजेस भी कम किए, मुझे लगता है अगली बार उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। लेकिन रॉयल्टी का नुकसान नहीं हो रहा, माइन ओनर एडवांस रॉयल्टी जमा करा करके ही गाड़ी अपने यहां से निकालता है। लड़ाई सारी इलीगल की है गांधी साहब। माइन ओनर तो क्या है, वो नींबू है जिसको सब निचोड़ते हैं। 1 मिनट में माइनिंग डिपार्टमेंट चला जाएगा, दूसरे लोग चले जाएंगे, गांव वालों के भी वो हाथ जोड़ता है, सबके साथ बना के चलता है क्योंकि वो बिजनेसमैन है। लड़ाई असली ये है कि जो किसी रिकॉर्ड पे नहीं है उस व्यक्ति का इलाज कैसे हो। उसका इलाज, इलीगल माइनिंग का जब तक इलाज नहीं होगा तब तक इस पूरे क्षेत्र में कोई हम होप नहीं कर सकते। और इस बात को लेके सरकार की गंभीरता मुझे स्पष्ट नजर आ रही है। बहुत डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, बहुत फीडबैक लिए जा रहे हैं, सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सत्र में राजस्थान में बड़ा जबरदस्त प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा अरावली को प्रोटेक्ट। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां ना तो पुलिस जाती है, डरती है, वन विभाग के कर्मचारी नहीं जाते,
माइंस विभाग के कर्मचारी नहीं जाते, पुलिस नहीं जाती और अवैध खनन धड़ल्ले से चलता है। ये दहशत, ये डर, ये कैसे खत्म होगा? सरकार इस पे क्या काम करेगी? देखिए, हमने जो सुझाव दिया है, हमने कहा है कि जैसे डेडिकेटेड टीम मिलती है इलेक्ट्रिसिटी विजिलेंस को पुलिस की, जैसे डेडिकेटेड टीम मिलती है आबकारी पुलिस के रूप में, वो हमारे ही पुलिस फोर्स के लोग आबकारी में जाते हैं। जैसे आपके यूआईटी में, हमारे यूआईटी में एक इसका दस्ता है, अतिक्रमण को रोकने का पुलिस का दस्ता है। ऐसे एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा और सरकार को मैन पावर पुलिस की अलग से देनी पड़ेगी, उनको आर्म्ड और वेपनाइज भी करना पड़ेगा, उनको संसाधन भी देने पड़ेंगे, तब जाकर के डेडिकेटेड टीम से ये काम होगा। 4-5 विभागों की जो संयुक्त टीम बनाई है, जो 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाएगी, क्या ये हमेशा नहीं चल सकता कि पूरी तरह से कमर तोड़ दी जाए? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं सर कि जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा और ये हैवीली पैनलाइज नहीं होगा, और पैनलाइज को इंपोज करने वाले जो लोग हैं उनको जब तक ऑटोनॉमी और पावर दे करके मैदान में इस युद्ध में उतारा नहीं जाएगा, तब तक हम सारी चीजों को लेकर स्ट्रगल करते रहेंगे। समाज भी स्ट्रगल करेगा और बाकी सब लोग भी स्ट्रगल करेंगे। आपके बहुत प्रभावशाली विचार आज हमारे साथ इस अनकट पॉडकास्ट में मिले, बहुत अच्छा लगा। ये जय आहूजा जी थे जो अपने बेबाक अंदाज में बोलते हैं और सब जानते भी हैं। आज भी उसी शैली में वो बात कर रहे थे। कुछ सुझाव थे, महत्वपूर्ण सुझाव थे, जो सरकार के लिए भी हैं, प्रशासन के लिए भी हैं, और उस पर काम करने की बेहद आवश्यकता भी नज़र आती है, ताकि उस अवैध खनन माफिया की कमर तोड़ी जा सके और हमारी अरावली पर्वतमालाओं को बचाया जा सके। हमारे इस पॉडकास्ट में समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आभार। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन वो विषय थोड़ा सा पॉलिटिकल होगा, थोड़े से कैडे सवाल होंगे। वो अनकट पॉडकास्ट का भी हम इंतजार करेंगे। अगली बार फिर आपके साथ इसी स्टूडियो में निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आभार, धन्यवाद।